बच्चों, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, जो कि क्लास 12 का फर्स्ट टॉपिक है या फर्स्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो देखिए, जो आपका क्लास 12 की फिजिक्स है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। हम इलेक्ट्रो पढ़ेंगे, देन हम करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे और उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है और इन फर्स्ट पार्ट में एक ही चीज कॉमन है और दैट इज चार्ज। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाट इज चार्ज। लेकिन चार्ज को बात करने से पहले हम बात करेंगे स्टेट ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, तो स्टेट ऑफ चार्ज तीन होते हैं। नंबर फर्स्ट स्टेट, इसको हटा दीजिए। नंबर फर्स्ट स्टेट होता है कब? जब चार्ज आपका किस कंडीशन में हो? रेस्ट कंडीशन में हो। इसका मतलब कि चार्ज की वेलोसिटी कितनी हो? जीरो। ठीक है, तो जब वेलोसिटी जीरो होगी तो चार्ज कैसा होगा आपका? रेस्ट कंडीशन में होगा। सेकेंड चीज है, इसकी जो स्टेट है वो है कि जो चार्ज करे, जो चार्ज जो मूव कर रहा हो, कैसे मूव कर रहा हो? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो। और यूनिफॉर्म मोशन आप जानते हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सीलरेशन कैसा होगा? इसका जीरो होगा। और थर्ड स्टेट होता है बेटा कि जब आपके पास कोई भी चार्ज कैसा हो? कांस्टेंट ना हो, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म हो। और इस केस में जो मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा? एक्सीलरेटेड मोशन होगा। क्लियर? तो तीन ये स्टेट है चार्ज के लिए। तो जब आपका चार्ज रेस्ट कंडीशन में होगा तो ये प्रोड्यूस करेगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा होगा। जब सेकेंड आप स्टेट में आइए, जब आपके पास चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तब ये प्रोड्यूस करेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा केस है, तीसरा स्टेट है आपका कि जब चार्ज कैसा हो? आपका एक्सीलरेटेड मोशन में हो, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मूव कर रहा होगा, तब ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? तो जो फर्स्ट वाला केस है जहां पर वो रेस्ट कंडीशन में था, ये सारी कंडीशन हम पढ़ते हैं कहां पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जिसमें कैपेसिटर भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो जाएगा आपका? चार्ज, और स्टैटिक का मतलब क्या हो जाएगा? रेस्ट कंडीशन। ठीक, अब सेकेंड वाला जो स्टेट है ये चीज हम पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में और हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में। मैग्नेटिक आपके पास जो आएगा उसमें पढ़ेंगे, थर्ड जो टॉपिक आएगा। और फोर्थ जो थर्ड वाला जो स्टेट है जहां पर आपका एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है, ये चीज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में। तो क्लियर है? तो यहां पे हमने पता किया, देखा कि जो चार्ज की तीन स्टेट होंगी, रेस्ट कंडीशन, यूनिफॉर्म मोशन और तीसरा क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये वाली कंडीशन हम कहां पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे और ये चीज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे। तो अब ये चार्ज की स्टेट के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं व्हाट इज चार्ज। तो देखिए, चार्ज को अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे लिखे? ये आपका चार्ज। सपोज देखिए, अगर आपके पास कोई मैटर है, इस टाइप का कोई भी एक मैटर है, और मैटर के बारे में हम जानते हैं कि मैटर का मतलब क्या होगा? या तो जिसके पास मास हो या फिर जो एटम या मॉलिक्यूल से मिलके बना हो, वो क्या कहलाएगा? आपका मैटर। ठीक है, अब अगर इस मैटर में हम कहीं से भी कुछ चार्ज देते, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो ये मैटर कैसा हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। और अब जब ये चार्ज हो गया है तो बेटा अभी क्या प्रोड्यूस करने लगेगा? ये प्रोड्यूस करने लगेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने लगेगा। तो ये किसकी आपके पास प्रॉपर्टी हो गई? मैटर की प्रॉपर्टी हो जाएगी कि वो क्या प्रोड्यूस करने लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर हम लिखना चाहें, इट इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड
with matter due to which it produce and थोड़ा सा गीला है, produced and experience इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो अगर हम किसी मैटर में चार्ज देते हैं तो वो क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, या फिर किसी दूसरे का जो बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है उसको एक्सपीरियंस करेगा चार्ज। ठीक है, चार्ज हमेशा याद रखिएगा ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही इसमें होगा और इसका डायरेक्शन नहीं होगी, बेसिक चीज। दूसरी चीज, इसकी जो यूनिट होगी किसमें, एसआई में जो यूनिट होगी उसे हम कहते हैं कूलम, और जिसको हम एम्पियर इनटू सेकेंड भी बोलते हैं। और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो होगा बेटा A इंटू टी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अभी भी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा व्हाट इज चार्ज, तो इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो याद रखिएगा, अगर हम किसी चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो उस चार्ज को डील करेंगे सिर्फ और सिर्फ किससे, मैक्सिमम, सिर्फ नहीं, यानी कि चार्ज को अगर हम डील करेंगे तो मैक्सिमम हम किससे डील करते हैं, इलेक्ट्रॉन से। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, ये इलेक्ट्रॉन कहलाता है आपका बेसिक एलिमेंट बोल दीजिए इसको, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्मॉल पैकेट ऑफ चार्ज। ठीक, तो चार्ज को मैक्सिमम हम किसके साथ डील करेंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ डील करेंगे, और जिसको हम क्या कहते हैं, बेसिक एलिमेंट या स्मॉल पैकेट कहते हैं। और इसमें चार्ज कितना होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? ठीक, तो अब इतना यहां पे चार्ज होगा। तो देखिए, अगर आपका एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या प्रोटॉन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं प्रोटॉन को भी, लेकिन हम जानते हैं कि जो एटम है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चर कि इस तरीके से एक एटम होगा और उसके अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूट्रॉन, और क्या होंगे, प्रोटॉन, और इसके आउटर मोस्ट में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको, इस एटम को कहीं से एनर्जी देते हैं, ठीक है बेटा, एनर्जी अगर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजीली इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और तुरंत इमिट कर देगा। लेकिन क्या इस प्रोटॉन को इमिट हो पाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नॉट इजी है। इसलिए जब भी हम चार्ज को बात करेंगे, चार्ज के बारे में बात करेंगे, तो किसके साथ डील करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन के साथ डील करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा इजी होता है, प्रोटॉन को इमिट करवाना थोड़ा सा टफ होता है। क्लियर? ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा हम एक एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। सपोज आपके पास दो बॉडी है, एक बॉडी आपके पास ए है और एक बॉडी आपके पास क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। ठीक है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक को भी हटाते हैं। ओके, ठीक, और ये दोनों कनेक्ट नहीं है, दूर दूर है। तो इनिशियली अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस चार्ज में, इस बॉडी में, तो ये कैसा है, न्यूट्रल है। कैसा है ये बेटा, न्यूट्रल है, और बी भी कैसा है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब होगा कि अगर कोई भी बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू किसका होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, कि जितने आपके पास प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर क्या होंगे आपके, इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इन दोनों में चार्ज कितना होगा, 0। तो इस बॉडी में इनिशियली चार्ज कितना है, 0, और इस बॉडी में इनिशियली चार्ज कितना हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि दोनों ही कैसे हैं आपके, न्यूट्रल। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, हमने ए बॉडी से इस बी बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। ठीक है, ए बॉडी से बी बॉडी में हमने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया। अब यहाँ पे एक चीज है,
कि इलेक्ट्रॉन कभी भी जंप नहीं कर सकता। मतलब अगर एक एटम यहाँ है, दूसरा एटम यहाँ है, और हम चाहें कि ये इस वाले एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके यहाँ तक पहुंच जाए, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता जंप करते तो कोई एक वायर लेते हम, और उस वायर को अगर हम बीच में से कट करते, और कट करने के बाद बिल्कुल अगर हम पास में रखते तो भी क्या होता, करंट फ्लो होता, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो सिर्फ एज्यूम क्या है, ए से बी में आपका जंप कर रहा है, तो जैसे ही जंप करेगा तो क्या होगा, बी वाले में अगर देखिए तो बी वाले में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। ठीक, अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, किससे, इलेक्ट्रॉन से। और ए वाले केस में क्या होगा, ए वाले केस में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो इसको हम कह सकते हैं एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस वाले में हम कह सकते हैं बेटा लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, और इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है बेटा, नेगेटिव होता है, तो यहां पे एक कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। और यहां पर प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है, किससे, इलेक्ट्रॉन से, और प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, तो यहां पे चार्ज कैसा हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। ठीक है, अब हम एक चीज और एज्यूम करते हैं कि सपोज एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता है तो एक माइक्रोकुलाम का चार्ज भी ट्रांसफर हो रहा है। माइक्रोकुलाम 10⁻⁻⁶ कुलाम के इक्वल होती है। तो दूसरे केस में देखिए, इसको हम QA डैश से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम Q डैश B से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अगर हमने ट्रांसफर किया है 5 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे ट्रांसफर कितना हो जाएगा, सपोज 5 माइक्रोकुलाम। और यहां पे कैसा हो जाएगा, यहां पे भी कितना होगा, 5 माइक्रोकुलाम। लेकिन यहां पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो यहां कितना हो जाएगा, नेगेटिव। और यहां पे कितना है आपका, पॉजिटिव, तो यहां कितना हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। क्लियर। तो हमने देखा किसी भी न्यूट्रल बॉडी में चार्ज कैसे होगा, किससे हमने डील किया, इलेक्ट्रॉन के साथ हमने डील किया, और इस एक बॉडी में आपको क्या मिल गया, चार्ज मिला। कितना मिल गया, -5 माइक्रोकुलाम और +5 माइक्रोकुलाम। क्लियर। अब चार्ज आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है चार्ज। अब यहीं से इसी को एग्जांपल को लेके हम क्या स्टार्ट करते हैं बेटा, इसकी प्रॉपर्टी। ठीक, तो नंबर फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है क्या है, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फुल नंबर। मतलब अगर किसी बॉडी से आप चार्ज जा रहा है या फिर ट्रांसफर हो रहा है, तो वो हमेशा कैसा होगा, फुल नंबर पे होगा। आप इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके नहीं भेज सकते, 1/2 नहीं हो सकता। अगर A से जा रहा है B में, तो एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 100,000 जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 1/2 इलेक्ट्रॉन जा रहा हो या 3/4 इलेक्ट्रॉन जा रहा हो। तो कुल मिला के बात यही है कि कभी भी फ्रैक्शनल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, जब भी जाएगा वो फुल नंबर पे ही जाएगा। मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो इसी को हम कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड, और इसको हम लिखते हैं Q = N × E। व्हाट इज Q = N × E? Q का मतलब होता है चार्ज, जिसको हम क्वांटा से लेके आए हुए हैं, चार्ज। N का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर वैल्यू होगी हमेशा। और E का मतलब हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑफ प्रोटॉन। समझ में आ रहा है। तो ये वाली जो कंडीशन कहलाती है वो क्या कहलाती है, आपकी क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब यही है कि किसी भी बॉडी से अगर चार्ज ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो वो पूरा का पूरे ही जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वो डिवाइड हो जाए। जैसे कि अगर हम कहें यहां से 1/2 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, या 3/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा कैसा जाएगा, फुल नंबर पे जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो हमारे पास आ गया क्या है, Q = NE। समझते हैं इसको, Q = NE को यूज करना देखते हैं कि कैसे यूज किया जाता है। तो हम 2 एग्जांपल लेते हैं। नंबर फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं कि अगर आपके पास कोई बॉडी है A, ठीक है, और इसमें चार्ज कितना है, Q = -1.6 माइक्रोकुलाम का चार्ज है। क्या किसी बॉडी में हम -1.6 माइक्रोकुलाम का चार्ज रख सकते हैं, ये निकालना है। और दूसरा हमारे पास कंडीशन है, दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है A, तो क्या हम इसमें N = 1.6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं।
ठीक है, तो दो चीजें हैं आपके पास। पहला क्या है, पहले वाले में यह है कि क्या हम इस बॉडी में इतना चार्ज दे सकते हैं, और दूसरा क्या है कि क्या इस बॉडी को हम 1.6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं क्या। तो इसको अगर निकालना है, देखिए इसको अगर हमें प्रूफ करना है कि इतना होगा या नहीं होगा, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा, n की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक, अगर n हमारा इंटीजर होता है, यानी 1 2 3 4 10 20 30 अगर इंटीजर होगा तो इतना चार्ज पॉसिबल है। अगर इंटीजर नहीं होगा तो बेटा इतना चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल टू एन इंटू ई वाला। ठीक, अब जब भी हम Q इक्वल टू एन ई का फॉर्मूला यूज करेंगे तो एक चीज याद रखिएगा कि हमें साइन को छोड़ देना है। ठीक, जैसे ये माइनस साइन है, छोड़ देना है इसको, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपके पास Q हो जाएगा 1.6 माइक्रो है, माइक्रो की वैल्यू कितनी जाएगी 10⁻⁻6 कूलम इक्वल टू क्या निकालना है आपको, n निकालना है। ठीक है, E क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻90 हो जाएगा। अब देखिए 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट, ये यहां पहुंचेगा 10⁻⁻6 अपॉन कितना हो जाएगा 10⁻⁻19 इक्वल टू n, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो -6 और प्लस 19 कितना हो जाएगा 10⁻13। तो क्या ये इंटीजर वैल्यू है, जी हाँ ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है। मतलब किसी भी बॉडी में हम कितना चार्ज, -1.6 माइक्रोकूलम का चार्ज रख सकते हैं, यानी इसमें हो सकता है। क्लियर है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए नेचर कैसा है चार्ज का, तो नेचर के बारे में अगर हम बात करें तो नेचर कैसा होगा इसका, नेगेटिव नेचर होगा। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, दिया गया होगा या लिया गया होगा। तो क्वेश्चन इसका तो आंसर ये है कि इतना 10⁻13 जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या किए होंगे, लिए गए होंगे। यहां देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑब्जेक्ट लेगा तो कैसा उसमें एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए, 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब किए और चार्ज कितना हो जाएगा इसका, -1.6 माइक्रोकूलम। क्लियर। अब दूसरी चीज आती है कि n इक्वल टू 1.6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या, पॉसिबल है। तो देखें अगर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है कि क्या आप इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। क्या आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, दे सकते हैं। क्या आप इसमें 100 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे वैल्यू आपको कितनी मिली है, n इक्वल टू 1.6 इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इंटीजर वैल्यू है, पॉसिबल है, लेकिन 0.6 क्या ये इंटीजर वैल्यू है, नहीं है। तो क्या इसको हम ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब किसी भी बॉडी में हम n इक्वल टू 1.6 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं, ना ही उसको ले सकते हैं। क्लियर कहानी। तो यहां से आपको समझ में आएगा Q इक्वल टू एन ई क्या है, Q इज द टोटल चार्ज, n इज द इंटीजर वैल्यू और E क्या कहलाएगा आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब हम बात करते हैं Q इक्वल टू एन ई के लिए एक और एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है उसका कि सपोज आपके पास एक बॉडी है A, ठीक बॉडी है, और फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये कैसा है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है इसका मतलब क्या होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होगा, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। और दूसरा केस ये है, इसमें दे रखा है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो है आपके पास 5 × 10⁻21 इतने इलेक्ट्रॉन है। और न्यूट्रल है इसका मतलब क्या होगा, इतने ही प्रोटॉन होंगे। तीसरी बात वो ये कह रहा है कि 10% अगर हमने रिमूव किया, किसको रिमूव कर रहे हैं, 10%, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने 10% इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिमूव किया। तो क्या करना है, फाइंड करना है चार्ज ऑन ए। हमें क्या करना है, ए बॉडी पे कितना चार्ज आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे इसको भी निकालने का तरीका क्या है, Q इक्वल टू एन इंटू ई। ठीक, Q इज द चार्ज, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीजर वैल्यू मान लीजिए, और E क्या कहलाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो हमें क्या फाइंड करना है, Q को फाइंड करना है। तो दैट इज Q। n कितना होगा, n देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे पहले, 5 × 10⁻21 और कितना इसमें से रिमूव किया 10%, तो n कितना हो जाएगा, 10% ऑफ
5 इंटू 10⁻21 और e की वैल्यू हम जानते ही हैं कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। क्लियर है? तो 10% ऑफ 5 इंटू 10⁻21 कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 अपॉन, कैसे निकालते हैं इसको, 10 अपॉन 100 इंटू 5 इंटू 10⁻21 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। क्लियर? तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 10 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻20 इंटू 1.6 इंटू 10 कितना हो जाएगा -90। 5 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा बेटा ये आपका 8.0 इंटू यहाँ पे 10⁻20 यहाँ पर 10⁻19 कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 कूलम। ये टोटल चार्ज आपके पास होगा किसमें, बॉडी ए में। ठीक है, कब, जब हम 10% को हम रिमूव करें। तो देखिए जब हम इसमें से चार्ज को रिमूव करते हुए जाएंगे तो इसमें कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक और देखते हैं इसमें एग्जांपल। सपोज मानिए आपके पास बॉडी है ए, ठीक है, और इस बॉडी में ये कहना चाह रहे हैं कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन रिमूव so it acquire 3.2 माइक्रोकूलम चार्ज, कि हम इस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें कि इस पे चार्ज कैसा आए बेटा 3.2 माइक्रोकूलम। यहां से रिमूव करेंगे तो रिमूव जब करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कैसा होगा आपका पॉजिटिव। क्लियर है कहानी? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमें, एन को फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला Q इक्वल टू N इंटू ई, साइन से हमें कोई मतलब नहीं है। तो टोटल चार्ज कितना दे रखा है यहाँ पे 3.2 माइक्रो है, तो कितना होगा 10⁻⁻6 कूलम। N की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर है? तो 1.6 से इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना टाइम जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻19 यहां आ जाएगा। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा वैल्यू इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻+19। जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻13। क्लियर? तो ये क्या जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कि हम इस बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा बेटा, प्लस का 3.2 माइक्रोकूलम चार्ज। क्लियर? तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गई कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो Q इक्वल टू एनी, मतलब किसी बॉडी से अगर किसी बॉडी में चार्ज जाता है तो कैसा जाएगा, फुल वैल्यू में जाएगा, वो कभी भी ब्रेक होके नहीं जा सकता है। ठीक है, यहां पर हमने पहले इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो खत्म होती है, दूसरी प्रॉपर्टी में जाते हैं। लेकिन उस प्रॉपर्टी के लिए फिर से हम वही वाला एग्जांपल यूज करते हैं जो हमने इससे पहले किया था। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या था हमारा, जो हमने इससे पहले एक देखा था कि आपके पास एक बॉडी है ए, एक और बॉडी है आपके पास बी, और कितना ट्रांसफर किया था हमने 5 इलेक्ट्रॉन में। तो इसमें चार्ज कितना था Q इक्वल टू 0 इनिशियली, Q भी इक्वल टू 0, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद इसमें चार्ज कितना रहा +5 माइक्रोकूलम चार्ज, और इसमें कितना हो रहा था -5 माइक्रोकूलम चार्ज। क्लियर? ये पहली कंडीशन थी और ये कैसी थी आपकी दूसरी कंडीशन। क्लियर? अब हम यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, कि चार्ज क्या हो, कैसा होगा आपका कंजर्व्ड होगा। तो चार्ज कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है कि चार्ज कंजर्व्ड का मतलब ये है कि आपके पास सिस्टम का जितना पहले चार्ज होगा उतना ही सिस्टम का आपका बाद में भी चार्ज होगा। ठीक है, तो चार्जेस कंजर्व्ड को हम इसमें लेते हैं, तो लेते हैं फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, देखिए इसी एग्जांपल को देखिए, अगर हम इस पूरे को हम क्या माने, एक आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि इसके आसपास अब और कोई भी बॉडी नहीं है जिसके साथ ये बी वाली बॉडी इंटरेक्ट करे या ए वाली बॉडी इंटरेक्शन करे।
आइसोलेटेड का मतलब ये बिल्कुल अलग पड़े हुए हैं ए और बी, ये सिर्फ आपस में ही इंटरेक्शन होगा, किसी अदर से इंटरेक्शन नहीं है। तो अब इसमें देखिए QA स्टार्टिंग में कितना था, QA इक्वल टू 0, और बाद में इसमें और इस वाले में स्टार्टिंग कितना था, QB इक्वल टू 0। तो नेट चार्ज कितना हुआ, नेट चार्ज अगर हम देखें तो नेट चार्ज इज 0, और इस वाले में अगर देखें हैं जब 5 इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो QA इक्वल टू कितना होगा, +5 माइक्रोकूलम, और QB डैश कितना है, -5 माइक्रोकूलम। तो नेट चार्ज कितना होगा यहाँ पर भी 0। तो इसका मतलब ये चार्ज कैसा है आपका, कंजर्व। क्लियर कहानी। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज जो होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, आपका कंजर्व रहेगा, चेंज नहीं रहेगा। हाँ, इंडिविजुअल चार्ज क्या हो सकता है आपका, चेंज हो सकता है। ठीक, सपोज अगर आपके पास इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट यानी कि दो बॉडी हैं ए और बी मान लीजिए, और एक ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पे अभी माइक्रोकूलम कितना है, सपोज 2 माइक्रोकूलम है, और इस पे कितना माइक्रोकूलम है, सपोज 3 माइक्रोकूलम है। और जब इसमें 2 माइक्रोकूलम है, इसमें 3 माइक्रोकूलम है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोकूलम। क्लियर। अब अगर हमने क्या किया, इस वाली बॉडी से इस वाली बॉडी में 1 माइक्रोकूलम का ट्रांसफर किया, तो जैसे ही 1 माइक्रोकूलम का ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ चार्ज कितना रह जाएगा, 1, और यहाँ कितना रह जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा 3 से 4। अभी भी अगर आपको नेट देखा जाए तो कितना मिलेगा, 5 माइक्रोकूलम। ये कब है, जब वो बॉडी आइसोलेटेड होगी। और इसमें एक चीज देखिए, इंडिविजुअल का तो चार्ज क्या होगा, चेंज होगा, बट टोटल सिस्टम का चार्ज क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट है। क्लियर। तो हम कहते हैं चार्ज नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो होता है वो क्या होगा, कंजर्वेशन होगा। मतलब चार्ज नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन अगर एक कंडीशन हम माने, सपोज इसी को एक और कंडीशन मानते हैं कि आपके पास इस तरीके से चार्ज है, हमने कहा इंडिविजुअल चार्ज चेंज हो सकता है, सिस्टम का चार्ज चेंज नहीं हो सकता है। मतलब जितना एक में लॉस हुआ होगा उतना ही क्या होगा, दूसरे में इंक्रीमेंट होगा। अगर यहां से 1 माइक्रोकूलम का चार्ज गया है, मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक का लॉस हुआ है और इस वाले ने एक्वायर किया है, इसको ऑब्जर्व किया है, तो यहां पे कितना मिल जाएगा आपको, 1 माइक्रोकूलम का आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। मतलब एक में लॉस तो उतना ही क्या होगा, दूसरे में आपको क्या मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। सपोज ऐसा ना हो, मतलब अगर 2 माइक्रोकूलम चार्ज यहां पर भी है और सपोज 3 माइक्रोकूलम यहां पर चार्ज है, और हमने क्या किया, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज हमने यहां से निकाला, एग्जिट किया, लेकिन ये माइक्रोकूलम चार्ज इसमें ना जाकर के क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो डिस्ट्रॉयड हुआ तो इसका कितना बचेगा, 1 माइक्रोकूलम, और यहां पे कितना बचेगा, 3 माइक्रोकूलम। तब क्या ये चार्ज कंजर्व है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका क्या हुआ, पहले कितना था 5 माइक्रोकूलम, और बाद में कितना हो जाएगा आपका 4 माइक्रोकूलम। मतलब 1 माइक्रोकूलम क्या हो रहा है आपका, डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। अगर किसी बॉडी से, इसी चीज याद रखिए, अगर किसी बॉडी में एट ए टाइम अगर एक प्लस क्यू चार्ज अगर डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, तो उसी टाइम पर उसी बॉडी से उसी पॉइंट से माइनस क्यू चार्ज भी क्या हो रहा होगा, डिस्ट्रॉय हो रहा होगा। तो नेट चार्ज यहां पे कितना हो जाएगा, 0। हमेशा याद रखिए। या फिर किसी बॉडी से किसी भी एक पॉइंट से अगर प्लस क्यू चार्ज क्या हो रहा होगा, क्रिएट हो रहा होगा, तो उसी टाइम उसी पॉइंट से एक माइनस क्यू चार्ज भी क्या हो रहा होगा, क्रिएट हो रहा होगा। इस कारण से क्या होगा, ये पूरा सिस्टम कंजर्व कहलाएगा। समझ में आई चीज क्या, कि अगर किसी बॉडी से चार्ज लॉस हो रहा है तो उतना ही दूसरी बॉडी में क्या होगा बेटा, आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट हो रहा होगा, तभी बॉडी क्या कहलाएगी, कंजर्व कहलाएगी। अगर डिस्ट्रॉय वाली बात अगर हम लेते हैं या फिर क्रिएट वाली बात अगर लेते हैं, तो किसी भी पॉइंट से अगर जिस टाइम पे अगर क्रिएट हो रहा है प्लस क्यू चार्ज, तो उसी टाइम पे क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज भी क्रिएट हो रहा होगा। या फिर अगर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, तो उसी टाइम पे क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज भी डिस्ट्रॉय होगा। तो ओवरऑल पूरा जो आपका सिस्टम होगा वो कैसा होगा, कंजर्व होगा। क्लियर है कहानी कंजर्वेशन की, तो चार्ज इज कंजर्व। क्लियर, मतलब टोटल चार्ज जितना सिस्टम का पहले था और उतना ही सिस्टम का चार्ज बाद में भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी को हम कहते हैं चार्ज इज कंजर्व। क्लियर, ठीक है। ओके, अब हम दो चीजें हो चुकी हैं, चार्जेस कंजर्व एंड क्वांटाइजेशन। अब तीसरी चीज यानी कि तीसरी प्रॉपर्टी उसकी क्या होगी, चार्ज इज एडिटिव। ठीक है,
तो इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। एडिटिव नेचर, तो एडिटिव नेचर को देखिए थोड़ा सा इसको इजीली करते हैं। सपोज आपके पास कोई एक बॉडी है, इस बॉडी में हम लोग कितना दे रहे हैं, 2 माइक्रोकुलाम चार्ज इसको दे रहे हैं। तो इसमें चार्ज कितना आ जाएगा, फर्स्ट कंडीशन में 2 माइक्रोकुलाम चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद हमने इसमें क्या दिया, 5 माइक्रोकुलाम का चार्ज और दिया। जैसे ही हम इसको 5 माइक्रोकुलाम का चार्ज देंगे तो टोटल चार्ज इसका कितना हो जाएगा, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 माइक्रोकुलाम चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब इसी टाइम पे हमने इसमें क्या किया, -2 माइक्रोकुलाम चार्ज और दिया। तो जब हमने इसमें -2 माइक्रोकुलाम का चार्ज दिया तो अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 2 + 5 + -2। तो इसका मतलब -2 और ये प्लस वाला 2 दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो टोटल चार्ज आपको कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोकुलाम चार्ज, ठीक। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई बॉडी है, हमने इसमें चार्ज कितना दिया है, Q1, इसमें चार्ज कितना दिया है, Q2, इसी तरीके से हमने टोटल चार्ज कितना दिया, Qn। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज Q हो जाएगा आपका सबका सम। जैसे यहाँ पे 2 + 5 + -2, तो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा Q1 + Q2 अप टू सो ऑन, कहाँ तक, Qn तक। तो इसका मतलब किसी बॉडी में जो भी चार्ज जाएगा वो कैसा होगा, एडिटिव नेचर में होगा। क्यों, हम पहले भी जानते थे कि चार्ज हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जब हम इसको एडिशन करेंगे तो कैसा करेंगे, सिंपल अलजेब्रा का यूज करेंगे, ठीक है। किसका, सिंपल अलजेब्रा समेशन या सम का हम लोग यूज करेंगे। अगर चार्ज क्या होता हमारा, वेक्टर क्वांटिटी होता, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन करते हैं। क्लियर है। तो एडिटिव नेचर का मतलब यही है कि इस बॉडी में जितना भी चार्ज आएगा तो उसको हम सिंपल अलजेब्रा के फॉर्म में उसको सम कर लेंगे और वही आपका टोटल चार्ज कहलाएगा। ये था चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, ठीक। लास्ट आती है प्रॉपर्टीज की। लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि इट एसोसिएटेड विथ मास, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एसोसिएटेड विथ मास। ओके, तो अभी जो हमने पहले एग्जांपल लिया था उसी को फिर से ले लेते हैं कि आपके पास एक बॉडी ए थी, दूसरी बॉडी बी थी और यहां से हमने कितना 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया था। तो यहाँ पे चार्ज QA = 0 हो गया था, यहाँ पे चार्ज QB = 0 था इनिशियली केस में। और उसके बाद जब ट्रांसफर हुआ तो यहाँ +5 माइक्रोकुलाम चार्ज और यहाँ पे QB डैश -5 माइक्रोकुलाम चार्ज था। मतलब इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज आ गया था और इस बॉडी में क्या रहा था, पॉजिटिव चार्ज। यही था पहले। तो अब हमें यहाँ से इसी एग्जांपल समझना है, एसोसिएटेड विथ मास। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी से ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या होगा बेटा, उसका मास भी ट्रांसफर हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है आपका मास हो जाएगा 9.1 × 10⁻³ kg, मतलब बहुत कम है। लेकिन फिर भी क्या होगा, स्मॉल m, फिर भी क्या होगा, अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन एग्जिट करता है तो उसके साथ साथ वो क्या करेगा, अपना कुछ मास भी लेके जाएगा। तो ये अगर नेगेटिव है तो यहां पर आपके पास क्या, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के गया है, इसका मतलब यहां का मास क्या होगा बेटा, कम होगा। तो इन शॉर्ट में अगर हम बात करें कि जो भी आपकी नेगेटिव बॉडी होगी उस नेगेटिव बॉडी में आपके पास मास क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। और अगर पॉजिटिव बॉडी है तो उसका मास क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीमेंट होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होगा तो थोड़ा बहुत मास भी क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो ये है आपका मास, यानी एसोसिएटेड विथ मास। तो ये 4 प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चार्ज के बारे में बात हो गई, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लिए। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। तो इसका मतलब क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में मतलब अगर आपके पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है और उस न्यूट्रल बॉडी में हमें क्या करना है, चार्ज को डेवलप करना है, तो हम कितनी तरीके से उसको डेवलप कर सकते हैं, वही कहलाता है आपका मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में कितने मेथड होंगे, तो देखिए इसमें अप्रोक्स 6 मेथड होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है कंडक्शन मेथड, उसके बाद आता है बेटा इंडक्शन मेथड, उसके बाद आता है फ्रिक्शन मेथड, ठीक है। उसके बाद आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद आता है थर्मायोनिक इमिशन
और लास्ट आता है बेटा फील्ड इमेजर। ये 6 मेथड होते हैं कि किसी भी न्यूट्रल बॉडी को हमें चार्ज करने के लिए। तो देखिए ये जो 3 मेथड है, ये 3 मेथड अभी आपके कोर्स में है जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो 3 मेथड है आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्मोडायनेमिक इमेजन और फील्ड इमेजन, ये हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में बात करेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक होगा आपका क्लास 12 की फिजिक्स का। तो इसको डिस्कस हम तभी बाद में करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं बेटा कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। देखिए ज्यादा पूछा नहीं जाता है ये सारी चीजें, तो बेसिक इसका लेके चल रहे हैं और शॉर्ट में इसको समझते हैं। तो हम समझते हैं सबसे पहले कंडक्शन को, और इसी के साथ साथ हम कंपेयर कर लेते हैं किसको, इंडक्शन को। कंडक्शन मेथड एंड इंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड क्या होता है? कंडक्शन मेथड का मतलब होता है फ्लो करवाना, चार्ज का फ्लो होना, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का फ्लो होना। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि विदाउट कनेक्शन, विदाउट कनेक्शन। ठीक है, इसको हटाते हैं यहां से। तो विदाउट कनेक्शन तो कैसे होता है? देखिए सपोज आपके पास 2 चार्ज है, एक चार्ज है ए, यानी एक बॉडी है, 2 बॉडी है, एक बॉडी है ए और एक बॉडी क्या है बी। इसमें से एक बॉडी क्या होगी? चार्ज बॉडी होगी, चाहे वो प्लस चार्ज करवा लीजिए या फिर वो नेगेटिव चार्ज करवा दीजिए। और ये जो बी बॉडी है वो कैसी है? स्टार्टिंग में न्यूट्रल है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, कंडक्शन मेथड है, और कंडक्शन मेथड में सॉरी ये विथ कनेक्शन होगा, विदाउट कनेक्शन नहीं होगा, गलती की। तो विथ कनेक्शन है, तो इसका मतलब दोनों ही बॉडी को हमें क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना होगा। या फिर इन दोनों को हम टच करेंगे या फिर किसी और कंडक्टर से हम इसको क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। तो यहां पर इस वाले केस को हम क्या कहेंगे? कंडक्शन मेथड। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में 11th में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि अगर एक बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, और उसी में टच करते हुए एक और बॉडी रखे जिसका टेम्परेचर कितना हो, 50 डिग्री सेल्सियस अगर हो, तो क्या होगा? हीट एनर्जी कहां से कहां की ओर जाएगी? हायर से लो की तरफ जाएगी हीट एनर्जी। ठीक है, कब तक जाएगी? जब तक कि दोनों ही बॉडी में क्या हो, हीट बराबर ना हो, टेम्परेचर दोनों ही बराबर ना हो। तो कैसे निकालते थे इसको हम करते थे 150 डिग्री सेल्सियस टोटल, और इसका हम हाफ करते थे। कितना हो जाएगा हाफ इसका? अप्रॉक्स 75 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे कितना होगा? 75 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 75 डिग्री सेल्सियस। यही चीज हम कहाँ पे यूज करेंगे? कंडक्शन में यूज करेंगे। तो इसमें चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा? जहां पर बेटा ज्यादा चार्ज होगा वहां से फ्लो कहां हो रहा होगा? कम की तरफ चार्ज फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें पहली कंडीशन क्या कहलाएगी कि कंडक्शन मेथड है, तो क्या करना होगा? इसमें टच करवाना होगा, मतलब दोनों के बीच में तो टच करवाइए या फिर कंडक्टर से हम कनेक्ट करेंगे। और दूसरा क्या होगा बेटा? आपका चार्ज शेयर कर रहा होगा। ठीक है, मतलब फ्लो कहां से करेगा? आपका हायर बॉडी यानी जिसमें चार्ज ज्यादा होगा वहां से कम बॉडी की तरफ करेगा। ठीक है, तो तीसरा क्या होगा? सेम टाइप ऑफ चार्ज, सेम टाइप ऑफ चार्ज, मतलब जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? ए बॉडी में कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव ही होगा, और बी बॉडी में चार्ज कैसा हो जाएगा? आपका पॉजिटिव। ठीक, लेकिन क्या दोनों में हाफ हाफ होगा? ऐसा नहीं होगा, उसके लिए कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? इसको नोट करके हम लिख रहे हैं, इफ बोथ कंडक्टर हैव सेम मटेरियल, सेम साइज एंड सेम शेप। अगर, और इसको हम एक वर्ड में अगर हम डिफाइन करना चाहें, दैट इज आइडेंटिकल। अगर ये दोनों कंडक्टर कैसे हों? सेम मटेरियल के बने हो, सेम साइज के हो और सेम शेप के हो, तो चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा? हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो किसी कंडक्टर में ज्यादा चार्ज होगा और किसी कंडक्टर में कम चार्ज होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो आपके पास चार्ज कितना होगा? Q/2। अगर टोटल चार्ज Q है और यहाँ पे भी चार्ज कितना होगा आपका? Q/2। क्लियर कहानी? ठीक, अगर ऐसा नहीं होगा तो किसी में चार्ज ज्यादा हो सकता है, किसी में चार्ज कम हो सकता है। लेकिन अगर दोनों कंडक्टर आपके कैसे आइडेंटिकल हैं, मतलब मटेरियल भी सेम है, साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, तो कब तक चार्ज ट्रांसफर होता जाएगा? जब तक कि दोनों ही चार्ज कैसे हो जाए? इक्वली चार्ज हो जाए। तो ये पूरी कहानी किसकी थी? कंडक्शन की। अब आइए बेटा इंडक्शन में।
इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन होता है बेटा विदाउट कनेक्शन, विदाउट कनेक्शन, ठीक। कंडक्शन विद कनेक्शन और इंडक्शन क्या होता है? विदाउट कंडक्शन, ठीक। तो कंडक्शन में क्या करेंगे? सपोज आपके पास एक बॉडी है ए और एक बॉडी है आपके पास बी। इसको हम पॉजिटिवली चार्ज मान लिया ए को, और बी को हमने कैसा माना? अब फिर से न्यूट्रल माना। तो हमें क्या करना है? इन दो बॉडी को टच नहीं करना है और उसके बाद बी को कैसा करना है? हमें चार्ज करना है। तो कैसे हो जाएगा ये? तो बचपन में हमने 9th-10th में एक चीज पढ़ी होगी, क्या था कि अगर सेम पोलैरिटी का चार्ज होगा तो क्या करेगा? एक दूसरे को रिपल कर रहा होगा, और अगर अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज होगा तो क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक। न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे होंगे? सेम होंगे, ठीक। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपल करेगा, दूर भगाएगा। क्लियर कहानी? तो अब यहां पे क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और यही पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी में जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपल करेगा। एक मेथड क्या होता है कि हम इसके साथ क्या करें? इसको ग्राउंड या अर्थ में अर्थ कर दें, ठीक। अर्थ के साथ कनेक्ट कर दें, और अर्थ क्या होता है? ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है ये? ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाएंगे, और इस सरफेस में जितना आपका पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ ये कंबाइन होकर क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो इस बॉडी में सिर्फ आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर जब हम इसको हटाते हैं अर्थ को, तो बी वाली बॉडी आपको कैसे मिलेगी? नेगेटिव चार्ज मिलेगी, जिसमें कुछ पॉजिटिव होगा, लेकिन बी कैसी होगी? सॉरी, बी कैसी होगी? आपकी नेगेटिव चार्ज होगी। क्लियर कहानी? ठीक। अगर बी को हमें क्या करना हो? पॉजिटिवली चार्ज करना हो, तो हमें ए को क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव चार्ज हमें लेना पड़ेगा। तो ये जो कंडीशन है या ये जो मेथड है उसको हम क्या कहते हैं? इंडक्शन कहते हैं, ठीक। इसको हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं। सपोज दूसरा तरीका कि अगर आपके पास एक बॉडी है ए जो कि कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहां पे एक बॉडी रखी हुई है बी, और इसी के साथ एक और बॉडी रखी हुई है बेटा सी, टच में, और दोनों ही कैसे? न्यूट्रल। तो क्या होगा इस कंडीशन में? ये जो ए बॉडी है वो बी बॉडी के जो नेगेटिव चार्ज है उनको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? ये रिपल करेगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा और सी बॉडी इसके साथ कनेक्ट है, कौन सा मेथड? कंडक्शन मेथड। तो यहां से चार्ज क्या हो रहा होगा बेटा? शेयर करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही वो चार्ज शेयर करेगा, तो जब हम इसको अलग अलग करेंगे सबको, तो ये ए वाला जो बॉडी होगा वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। बी वाली बॉडी कैसी हो जाएगी बेटा? आपकी नेगेटिव चार्ज। और सी वाली बॉडी कैसी हो जाएगी बेटा? आपकी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो एक मेथड ये है कि आप क्या करें? दोनों को आप रखें और एक बॉडी को हम क्या कर दें? अर्थ में कर दें। और दूसरा मेथड क्या है कि एक ही बॉडी के साथ हम तीसरी बॉडी भी हम कनेक्ट कर दें, तब भी हमें क्या मिलेंगे? आपको अलग अलग चार्ज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी बॉडी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। तो ये जो मेथड आता है आपका इंडक्शन मेथड आता है, और ये कंडक्शन मेथड आता है। तो इसमें भी आप देखिए, जैसे इसमें लिखा था वैसे इसमें भी हम कोशिश करते हैं। हटाते हैं इसको थोड़ा सा, तो क्या होगा? यही से करते हैं। नंबर फर्स्ट, नो नीड ऑफ चार्ज, नो नीड ऑफ कनेक्शन, सॉरी, या नो नीड ऑफ टच। क्लियर? सेकेंड चीज, थर्ड चीज, सेकेंड क्या होगा? चार्ज शेयर, इक्वल चार्ज शेयर। कैसा चार्ज होगा इसमें डेवलप होगा? इक्वल चार्ज डेवलप, ठीक। जितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और उतने ही पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? वो रिपल करेगा। और तीसरी चीज क्या हो जाएगी? हमने यहाँ पे लिखा था सेम टाइप ऑफ चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा? अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज। तो बेटा ये है आपके लिए कंडक्शन और इंडक्शन की कहानी। कंडक्शन टच करना पड़ेगा, हमें किसी कंडक्टर से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। इंडक्शन हम कोई भी टच नहीं करना है, और विदाउट टच करते हुए दो मेथड हो जाएंगे, या तो उसको अर्थ से कनेक्ट कर दीजिए या फिर किसी एक थर्ड बॉडी से इसको कनेक्ट कर दीजिए, और तो आपकी जो न्यूट्रल बॉडी है वो कैसी बॉडी हो जाएगी? चार्ज बॉडी हो जाएगी। क्लियर? अब थर्ड आपके पास आता है फ्रिक्शन मेथड। तो इसको भी यहीं पर देखते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। फ्रिक्शन मेथड को भी देखते हैं,
और फिर इसके हम थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड में क्या होगा, थर्ड आपका आता है फ्रिक्शन मेथड। ठीक है, फ्रिक्शन मेथड में क्या है कि अगर आप क्या करें, दो न्यूट्रल बॉडी लें, दो न्यूट्रल बॉडी मतलब जिसमें चार्ज कितना हो, 0 हो, तो उस बॉडी को आप क्या करें, एक दूसरे से रब करें। जब आप उस बॉडी को एक दूसरे से रब करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप रब कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, तो उस काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होगा, उसमें आपके हीट एनर्जी डेवलप होगी। जैसे आप दो चीजों को रगड़ते हैं तो क्या होता है, गर्म होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे हीट एनर्जी डेवलप होना स्टार्ट होगी, और वही हीट एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और तुरंत क्या करेगा, उसको एग्जिट कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो ओके, तो फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि अगर क्या हम कहां खुद ही है। ठीक है, तो फ्रिक्शन देखिए कैसे होगा फ्रिक्शन में, कि सपोज आपके पास दो बॉडी है, ए और बी बॉडी। ठीक है, दोनों ही कैसी हैं, न्यूट्रल है। आफ्टर रबिंग मतलब जब उसको हम रब कर लेंगे तो क्या होगा, किसी एक बॉडी में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जो दूसरी बॉडी होगी वो कैसी हो जाएगी बेटा, आपकी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि जब हम रब करते हैं एक दूसरे को, दो ऑब्जेक्ट को, तो उसके कारण क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उसके कारण क्या होगा, हीट एनर्जी बढ़ेगी, और यही हीट एनर्जी क्या करेगा, अगर कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस हुआ, और आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा होगा, यही हीट एनर्जी क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और तुरंत क्या हो जाएगा, एमिट हो जाएगा। ठीक है, और जिस वाले एटम से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा वहां पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो एटम इसको एब्जॉर्ब करेगा वहां पे क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज कहां, किस बॉडी में आएगा, उस बॉडी में आएगा जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कैसे होंगे, लूजली बाउंड होंगे, लूजली बाउंडेड होंगे, मतलब उसको थोड़ी बहुत एनर्जी मिलेगी और तुरंत वो इमिट हो जाएगा, तो वहां पे क्या आएगा आपको, पॉजिटिव चार्ज उस बॉडी में। और जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो थोड़ा टाइटली अगर बाउंड होगा, टाइटली अगर बाउंड होगा तो उसमें आप थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी देनी होगी और उतनी एनर्जी हमें मिलेगी नहीं, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने ऊपर एब्जॉर्ब करेगा, और ये वाला आप जो बॉडी है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। तो चीज समझ में आ रही है। तो जब हम दो ऑब्जेक्ट को रगड़ेंगे तो रगड़ने के कारण क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होगा बेटा, उसमें हीट एनर्जी होगी, और हीट एनर्जी जब प्रोड्यूस होगी तो वही हीट एनर्जी एटम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद तुरंत क्या कर देगा, वो इमिट कर देगा। क्लियर कहानी यहाँ तक। फ्रिक्शन एक टेबल बनाते हैं हम कि अगर दो बॉडी अगर हम लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, ये चीज समझ में आ गई होगी, थोड़ा इसको हटाते हैं, एक टेबल बना रहे हैं, अगर दो बॉडी लेते हैं तो किस वाली बॉडी में पॉजिटिव चार्ज होगा और किस बॉडी में नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, नंबर फर्स्ट, अगर हम क्या करें, ग्लास रॉड को, ये आपकी क्या है, ग्लास रॉड है, इसको अगर हम किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ अगर हम रब करते हैं तो सिल्क क्लॉथ में कैसा मिलेगा, नेगेटिव चार्ज, और ग्लास रॉड में कैसा मिलेगा बेटा आपको, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सेकंड देखिए क्या होगा, सेकंड अगर हम क्या करें, वूलन क्लॉथ, वूलन क्लॉथ को किसके साथ हम रब करें, प्लास्टिक के साथ या फिर रबर के साथ अगर हम इसको रब करते हैं तो प्लास्टिक और रबर में क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज, और वुलन क्लॉथ में क्या होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज। थर्ड देखिए, अगर हम क्या करें, ड्राई हेयर किसके साथ करें, कॉम्ब के साथ अगर करते हैं तो ड्राई हेयर कैसा होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज, और कॉम्ब कैसा होगा आपका, नेगेटिव चार्ज। फोर्थ क्या करें हम, कैट स्किन, इसको अगर हम किसके साथ रब करें, इबोनाइट के साथ, रॉड के साथ अगर रब करते हैं तो इबोनाइट में आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा, और कैट स्किन में आपको क्या मिलेगा बेटा, सॉरी, इबोनाइट में आपको नेगेटिव चार्ज और कैट स्किन में क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये वाले जो इतने भी मटेरियल हैं, इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसा होगा बेटा, लूजली बाउंड होंगे, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो अगर थोड़ी बहुत भी एनर्जी मिल जा रही है उसके इलेक्ट्रॉन को, जस्ट वो इमिट करवा देगा, जिसके कारण इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज।
और ये वाले जितने भी आपके पास मटेरियल है इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे होंगे, टाइटली बाउंड होंगे, तो इतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही है कि इसके इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो इसमें चार्ज कैसे, तो ये सिर्फ क्या करेगा, इसके वाले इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और कैसा चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव। क्लियर कहानी यहाँ तक? तो ये फ्रिक्शन की कहानी थी, तो ये था मेथड ऑफ चार्ज। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसलिए हम, ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर हम इफ ग्लास रॉड रब विथ सिल्क क्लॉथ, ठीक, इफ ग्लास रॉड रब विथ सिल्क क्लॉथ then glass rod has 19.2 into 10 to power minus 19 कूलम चार्ज। ठीक है, यहाँ में क्या किया, ग्लास रॉड को रब किया किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ, तो ग्लास रॉड में कितना चार्ज आपका प्रोड्यूस हो रहा है, 19.2 into 10 to power minus 19 कूलम। तो आपको क्या फाइंड करना है, नंबर फर्स्ट, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो रहे हैं, सेकंड चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ, और थर्ड थिंग इज क्या हम कह सकते हैं, मास ट्रांसफर, कि ग्लास रॉड से कितना आपके पास मास ट्रांसफर हो रहा है, किसमें, सिल्क क्लॉथ। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे इसको निकालने का तरीका ये है, नंबर फर्स्ट देखिए, ये तो अपने अभी इससे पहले भी बहुत बार निकाल चुके हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो मतलब क्या फाइंड करना है, एन ही तो फाइंड करना है, तो एन फाइंड करना है, तो कैसे कर सकते हैं, क्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, एन इंटू ई, चार्ज कितना है आपके पास, चार्ज हो जाएगा आपके पास 19.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इक्वल टू एन, वैल्यू आपको निकालनी है, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, 10 टू पावर माइनस 19 से 10 टू पावर माइनस 19 कैंसिल आउट, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19.2 अपॉन 1.6, तो ये अप्रोक्स आ जाएगा 160 और 60 और 32, मतलब यानी 12 के अप्रोक्स आपका आ जाएगा। ठीक, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, कहां से, ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं बेटा आपके 12। तो पहले वाले का आंसर क्लियर। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा है, क्या है, चार्ज ऑन आपका सिल्क क्लॉथ, तो चार्ज कितना हो जाएगा, निकाल सकते हैं इसको। तो देखिए चार्ज जो होगा सिल्क क्लॉथ में कितना होगा, जितना आपके पास ग्लास रॉड में है उतना ही तो सिल्क क्लॉथ में होगा, बस ये क्या है आपका पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव का 19.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, यही तो चार्ज डेवलप होगा। क्लियर? अब यहाँ पे थर्ड चीज पूछ रही है कितना मास ट्रांसफर होगा, कितना मास ट्रांसफर होगा, कहाँ से, अगर आपके पास ये ग्लास रॉड है और ये अगर आपका सिल्क क्लॉथ है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है, 12 इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, इसमें चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, तो मास किसका ज्यादा होगा, नेगेटिव वाले का, और इसका मास क्या होगा बेटा, कम होगा। क्लियर? अब कितना होगा, तो गिवन है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है, गिवन है एक इलेक्ट्रॉन का मास 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg हमें दे रखा है, लेकिन होता कितना है, उसको हम अप्रोक्सीमेट लिखते हैं 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए कितना हमने दे रखा है, 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 मास, एम से डिनोट कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा मास, इस वाले को देखें तो 12 इलेक्ट्रॉन आपका गया है, और हर इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 108 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, थोड़ा सा और इसको अच्छा बना दीजिए, कितना 1.08 इंटू 10 टू पावर माइनस 29, ये क्या हो जाएगा आपका मास, तो यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी, कीजिए। क्लियर था नहीं? तो ये आपके पास था फ्रिक्शन से रिलेटेड थोड़ा सा न्यूमेरिकल, तो कितना चार्ज निकला ये पता चल गया, कितना चार्ज डेवलप होगा ये भी पता चल गया, कितना मास ट्रांसफर होगा एसोसिएटेड विथ मास, ये भी आपको क्लियर है। ठीक है, अब एक इंडक्शन और कंडक्शन से रिलेटेड हम लोग कर देते हैं न्यूमेरिकल, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, हटा रहे हैं इसको।
ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसका कि तीन चार्ज है आपके पास, कंडक्टर है ए, बी और ये सी, तीन कंडक्टर है। इस पे चार्ज है +3 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज है +3 माइक्रोकूलम और इस पे चार्ज है -6 माइक्रोकूलम। क्लियर है? तीन चार्ज है। और क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रॉब्लम ये है कि इफ ए यानी कंडक्टर ए टच विथ कंडक्टर सी एंड मूव अवे एंड बी एंड सी, कंडक्टर सी कनेक्ट या टच भी कह सकते हैं इसको, कनेक्ट सी टच विथ कंडक्टर बी एंड मूव मतलब ए जो था, ए वाला जो बॉडी है कंडक्टर है वो किसके साथ टच हुआ है? सी के साथ टच हुआ है और टच होने के बाद वो क्या हुआ? दूर चला गया। और जैसे ही सी वाला कंडक्टर दूर जा रहा था तो किसके साथ टच कर गया? वो बी के साथ टच कर गया और बी के साथ टच करने के बाद कहां चला गया? वो भी दूर चला गया। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें पूछा गया है कि अगर हम ए एंड सी प्लेस्ड नियर अगर रखते हैं देन दे विल क्या करेंगे? नंबर फर्स्ट अट्रैक्ट करेंगे, नंबर सेकंड रिपल करेंगे और नंबर थर्ड नो इफेक्ट। क्लियर? फर्स्ट और सेकंड क्या है? ए एंड बी प्लेस्ड नियर देन दे विल, नंबर फर्स्ट अट्रैक्ट होगा, नंबर सेकंड रिपल होगा और नंबर थर्ड नो इफेक्ट। ठीक, ये हमें निकालना है। समझ में आ गया? ए और सी को हमने कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद उसको दूर कर दिया। तो जैसे ये दूर हो जा रहा था तब वो किससे कनेक्ट हुआ? बी से कनेक्ट हुआ और बी से कनेक्ट होने के बाद भी वो दूर चला गया। तो अब अगर हम ए और सी को अगर पास में रखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? रिपल करेंगे या फिर आपका अट्रैक्ट करेंगे, या अगर हम ए और बी को अगर पास रखते हैं तो वो क्या करेंगे? रिपल करेंगे या फिर वो उसको अट्रैक्ट करेंगे। ये हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा ये देखिए, इसमें थोड़ा सा काटते हैं इसको। तो देखिए कंडक्शन की मेथड में आइए। सबसे पहली चीज कि तीनों ही कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका साइज, शेप, मटेरियल तीनों ही क्या होंगे? सेम होंगे। तो पहले ए वाला कंडक्टर था आपके पास, किससे कनेक्ट हो गया? सी वाले कंडक्टर के साथ कनेक्ट हो गया। ए वाले पे चार्ज कितना था? +3 माइक्रोकूलम और सी वाले पे चार्ज कितना था? -6 माइक्रोकूलम। तो टोटल आपके पास चार्ज कितना हुआ? दोनों अगर बुला रहे हैं, एक सिस्टम मान लें, तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना जाएगा? -3 माइक्रोकूलम। लेकिन कंडक्शन में हमने आपसे क्या कहा था कि अगर आइडेंटिकल हैं तो दोनों में चार्ज कैसा होगा? हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब ये दूर होंगे, जब ये बहुत अलग अलग हो जाएंगे, ये ए हो जाएगा और ये क्या होगा बेटा? आपका सी हो जाएगा। तो इसमें कितना होगा? टोटल चार्ज का हाफ ही तो होगा, तो -3/2 माइक्रोकूलम और इसमें भी कितना आएगा? -3/2 माइक्रोकूलम। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब इसके बाद क्या होगा कि अगर हम क्या करें, ये जब सी दूर जा रहा था तो किससे कनेक्ट हुआ? बी के साथ कनेक्ट हुआ। तो यहां पे आप ले लीजिए सी वाला पार्ट और इसको क्या ले लीजिए? बी वाला। सी में चार्ज कितना आ गया आपका? -3/2 माइक्रोकूलम और बी वाले में कितना था? +3 माइक्रोकूलम चार्ज था। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? 2 × 3 6, 6 - 3/2 कितना हो जाएगा बेटा? ये आपका 3/2 माइक्रोकूलम। अकॉर्डिंग टू कंडक्शन
क्या होगा, ये टोटल चार्ज है, इसका दोनों में हाफ हाफ होगा, तो बी वाला जो सी वाला होगा उसमें हो जाएगा बेटा आपका 3/4 माइक्रोकूलम, और जो बी वाला होगा वो कितना हो जाएगा 3/4 माइक्रोकूलम। क्लियर हो? तो अब आपके पास अगर हम ये तीन रखे हैं तो इसका जो नेट चार्ज जो आपको मिल रहा होगा, सपोज ए बॉडी ये है, बी बॉडी ये है, सी बॉडी ये है, तो ए पे नेट चार्ज कितना आ गया 3/2 माइक्रोकूलम, पहले कितना था +3 माइक्रोकूलम। बी पे कितना आया बेटा आपके पास 3/4 माइक्रोकूलम, पहले कितना था +3 माइक्रोकूलम। सी पे कितना आया था, सी पे आ गया आपका प्लस का 3/4 माइक्रोकूलम, पहले कितना था -6। क्लियर है कंडक्शन मेथड? तो आपका क्या होगा, अगर ए और सी को कनेक्ट करते हैं, ए विद सी, तो क्या होगा, ये नेगेटिव और ये कैसा हो जाएगा आपका पॉजिटिव, तो दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और दूसरी चीज, अगर ए को किसके साथ रखे हम, बी के साथ रखते हैं, तो भी क्या होगा, ये कैसा आपका नेगेटिव, ये कैसा है आपका पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, ये बेटा अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई है कि कैसे कंडक्शन का हम लोग यूज करते हैं। ये आपका कंडक्शन मेथड है, तो इस तरीके से हमने इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट आता है, किससे, कंडक्शन से ही रिलेटेड आता है, उसको देख लीजिए। कंपटीशन लेवल पे थोड़ा सा इसको पूछ लिया जाता है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक, ओके, एक कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या कहता है इसमें, अगर आपके पास एक बॉडी है ए, ठीक, जो कि चार्ज्ड बॉडी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, अगर किसी न्यूट्रल बॉडी के साथ रखा हो, ये आपके पास न्यूट्रल बॉडी, ये बी पार्ट है, न्यूट्रल बॉडी है, अगर कोई एक चार्ज बॉडी अगर किसी न्यूट्रल बॉडी के पास में रखेंगे, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लगेगा, या फिर वो कैसा भी, यानी अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सन फोर्स लग सकता है या नहीं लग सकता है, ये चीज पूछी जाती है। तो देखिए, अगर ए आपके पास बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज है, तो बी में क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम होंगे। तो इंडक्शन वाले फॉर्म में आइए, तो इंडक्शन फॉर्म में क्या कहा जाता है, क्या कहा गया था कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस बी वाले के नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर रिपल कर अट्रैक्ट कर रहा होगा, और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा बेटा, ये रिपल करेगा। पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा, और नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक, क्लियर? अब यहां से देखिए कि अगर ये वाला सरफेस और इस सरफेस के बीच में अगर हम बात करते हैं, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये दोनों क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और ये वाले सरफेस और इस सरफेस के बारे में अगर बात करें न्यूट्रल बॉडी की, तो ये दोनों सेम चार्ज हैं, तो इसके कारण क्या हो रहा होगा बेटा, ये रिपल हो रहा होगा। ठीक है, यहां के बीच की डिस्टेंस कम है, यहां पर इन दो सरफेस के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। अगर यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो क्या होगा, ये अट्रैक्शन वाला फोर्स ज्यादा लगेगा, किसके कंपेयर में, रिपल्शन फोर्स के कंपेयर में। तो अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, किसके कारण, रिपल। तो यहां से कंक्लूजन निकलता है कि अगर कोई चार्ज बॉडी क्या हो, अगर कोई चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी के साथ रखी होगी, तो वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक, तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है, अगर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है किसी भी दो बॉडी में, क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स अगर लग रहा है किसी भी दो बॉडी में, तो दो कंडीशन हो सकती है। क्या, नंबर फर्स्ट कंडीशन यही है कि ये दोनों कैसी हो, अपोजिट पोलैरिटी में हो या अपोजिट चार्ज हो, या तो तभी दोनों के बीच में क्या हो सकता है, अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है, या फिर वन ऑफ देम क्या होनी चाहिए, न्यूट्रल, यानी उनमें से एक बॉडी कैसी होनी चाहिए, न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, तभी क्या होगा, वो आपका अट्रैक्शन होगा। और रिपल में क्या होगा, रिपल्शन अगर फोर्स की बात करें, तो रिपल्शन फोर्स में एक ही कंडीशन है, कब हो सकता है, जब सेम टाइप ऑफ बॉडी की हम बारे में बात करते हैं। क्लियर, ये चीज समझ में आई? अच्छा, इसको यूज कैसे करते हैं, कैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चीज क्लियर है, अट्रैक्शन, अगर कोई भी आपके पास चार्ज बॉडी और अगर किसी न्यूट्रल बॉडी के पास में रखा होगा, रखेगी, तो क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और क्या हो सकता है, ठीक है,
ये चीज समझ में। और रिपल्शन कभी हो सकता है जब दोनों की बॉडी में कैसा हो, सेम चार्ज हो। क्लियर। तो कैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए कंपटीशन लेवल पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, एग्जांपल है, देखिए आपके पास क्या है, 5 कंडक्टर है, ए बी सी, और ये कितना हो जाएगा बेटा, डी। ए बी सी डी, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास। तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि ए बी सी डी ई में कि इनमें चार्ज क्या होगा। ठीक है, इन कंडक्टर में चार्ज क्या होगा। कंडीशन दे रखी है उन्होंने। कंडीशन क्या है, नंबर फर्स्ट कंडीशन है ए रिपेल बी बट अट्रैक्ट, सॉरी ए रिपल सी बट अट्रैक्ट बी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, दूसरी कंडीशन ये है कि डी अट्रैक्ट बी बट नो इफेक्ट ऑन ई। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है कि नेगेटिव रॉड अट्रैक्ट ए एंड ई। ठीक है, 3 कंडीशन। पहला क्या, ए रिपल कर रहा है सी के साथ, बट अट्रैक्ट किसको कर रहा है, बी को। डी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है बी को, लेकिन अगर डी और ई को अगर साथ रखें तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेगेटिव रॉड है वो अट्रैक्ट किसको कर रही है, ए और ई को। तो आपके ऑप्शन है, अगर हम देखें ए बी सी डी, ऑप्शन है कि ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव। पहला नेगेटिव 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 पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 0 0 0 0 पॉजिटिव 0 0। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। ये ए वाले का है, ये मान सपोज मान लीजिए ए का, ये बी का, ये सी का, ये डी का और ये ई। तो आपको बताना है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, निकालने का तरीका देखिए। सबसे पहले कौन सी बात करेंगे, ये थर्ड पॉइंट को पकड़िए, इजी है। नेगेटिव रॉड कैन अट्रैक्ट ए एंड ई, हमेशा याद रखिए। अगर नेगेटिव रॉड अट्रैक्ट कर रहा है किसको, ए को, तो ए पे चार्ज कैसा हो सकता है, पॉजिटिव होगा। क्लियर, कोई कहानी। अब देखिए अगर अट्रैक्शन है तो हमने क्या बताया था, 2 कंडीशन हो सकती है, या तो क्या हो, दोनों ही यानी अपोजिट चार्ज हो, या फिर क्या हो, इसमें से एक न्यूट्रल हो। तो ए क्या हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, हो सकता है। अब बात करें बी सी डी और ई के बारे में। अब बात करिए, ये चीज समझ में आ गई। और नेगेटिव रॉड अट्रैक्ट किसको कर रहा है बेटा, ई को भी कर रहा है। तो ई का भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, न्यूट्रल। 0 का मतलब न्यूट्रल भी हो सकता है। क्लियर। अब सेकंड वाले इस पे आइए, फर्स्ट वाले पे आइए। ए रिपल कर रहा है सी को, ए क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है सी को। तो हमने कहा रिपल्शन कब हो सकता है, रिपल्शन तभी हो सकता है जब क्या हो, सेम टाइप ऑफ चार्ज हो। तो ए अगर पॉजिटिव है तो ये भी कितना होगा बेटा, पॉजिटिव ही तो होगा। क्लियर कहानी। बट अट्रैक्ट किसको कर रहा है, बी को। तो अट्रैक्ट अगर बी को कर रहा है तो कब अट्रैक्ट कर सकता है, या तो ये नेगेटिव हो या फिर ये भी कैसा हो, न्यूट्रल। कहानी क्लियर है। अब इस वाले पे आइए, डी अट्रैक्ट कर रहा है बी को, जो डी है वो अट्रैक्ट किसको कर रहा है, बी को। तो डी अट्रैक्ट बी को कब कर सकता है, अट्रैक्शन कब हो सकता है बेटा, जब क्या हो, अपोजिट हो, या फिर क्या हो, न्यूट्रल हो। लेकिन नो इफेक्ट ऑन ई, ई पे बेटा कोई भी इफेक्ट नहीं है। किसको, अगर डी और ई को अगर साथ में रखते हैं तो इनके बीच में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो बेटा इन दोनों के बीच में इफेक्ट कब नहीं हो सकता, जब दोनों ही क्या हो, न्यूट्रल हो। अगर इन दोनों में चार्ज होगा तो कुछ ना कुछ वो करेगा, चाहे अट्रैक्शन या रिपल्शन। लेकिन अगर ये दोनों अगर आपके पास कैसे हैं, न्यूट्रल होंगे, तो इसमें आपके पास क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये प्लस प्लस वाला नहीं हो सकता। चीज क्लियर। ए और बी, यहाँ पे अगर हम न्यूट्रल न्यूट्रल लें तो ऑप्शन में हमारे पास कहीं भी न्यूट्रल नहीं है, तो इस वाले न्यूट्रल को भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस होना चाहिए, बी नेगेटिव होना चाहिए, सी प्लस होना चाहिए, डी आपका न्यूट्रल होना चाहिए, और ई भी क्या होना चाहिए बेटा, न्यूट्रल होना चाहिए। तो देख लीजिए
आपके पास कौन सा वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, प्लस माइनस प्लस 0 0, प्लस माइनस प्लस 0 0, ये आपके पास आंसर है बेटा सी। तो यहाँ पे आपका एक खत्म होती है चीजें। चार्ज के बारे में हमने बात की, मेथड ऑफ चार्ज के बारे में हमने बात कर ली है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे बेटा कूलॉम्स लॉ के बारे में और परमिटिविटी के बारे में, ठीक है, ओके।